हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपके लिए ये नोट्स बना के लाया हूँ जो साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, तो उसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। यदि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बनेगा। तो मैं इसकी जो पिक्चर है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए होता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए होता है, समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए होता है। तो ये जो तीन उपयोग होते हैं हमारे अवतल दर्पण के। तो आइए हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम को पढ़ते हैं। तो हमारा इसमें पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखो, ये मुख्य अक्ष के जब समांतर जाती हैं तो यहाँ जब लेंस से टकराती हैं तो ये परावर्तित हो जाती हैं और ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो आइए हम इसके सेकंड नियम को पढ़ते हैं। तो इसका दूसरा नियम है, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो दर्पण से के वक्रता केंद्र से गुजरती हैं, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ से लौट जाती हैं। तो ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से जो आती है किरण ये वापस परावर्तन के पश्चात यहीं से लौट जाती है। तो वस्तु से तीसरा इसका नियम है, वस्तु से चलने वाली वे प्रकाश किरणें जो ध्रुव पर आपतित होती हैं वो प्रकाश किरणें सम्मिलित रूप से अर्थात जिस कोण से आती हैं उसी कोण से परावर्तित हो जाती हैं। तो देखो, ये है कि ये जो आपतित किरण है मैंने आपको पहले बताया था पार्ट 1, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तब आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो देखो, यहाँ से आपतित किरण यहाँ आई और जिस एंगल से आती है परावर्तन के पश्चात उसी एंगल से चली जाती है। ये इसके 3 नियम होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। हमारा आगे है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। क्योंकि जो देखो यहाँ पर है, क्योंकि ये जो होता है, ये जो बिंदु होता है ये 0 होता है और 0 के इधर धनात्मक होता है और 0 के इधर ऋणात्मक होता है। आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा। तो जो अवतल लेंस का होता है तो उसका F यहाँ आता है तो वो ऋणात्मक होता है, और जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो यहाँ आती है तो वो धनात्मक होती है। तो वस्तु हमेशा दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर से होगी, क्योंकि जो वस्तु होती है वो हमेशा इधर से ही आती है, क्योंकि वो यहीं पर होती है। तो जो इसकी प्रकाश किरण होती है वो यहीं से आती है, तो मतलब जो वस्तु होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं, और हमेशा जो u होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी माइनस का, क्योंकि जो वस्तु होती है वो यहाँ रखी होती है और ये इधर का जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो हमारा आगे है, तो जो फॉर्मूला है इसका, तो रेखीय आवर्धन यानी m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I बटा वस्तु की ऊंचाई, लंबाई की ऊंचाई का आकार, उसे हम O से दर्शाते हैं। तो m बराबर -v बटा u, ये एक फॉर्मूला है। तो m बराबर 1 से ज़्यादा होगा तो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा होगा, और m बराबर 1 होगा तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होगा, और m बराबर 1 से कम होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1 बटा फोकस, इसे हम F को फोकस दूरी कहते हैं, और बराबर 1 बटा v यानी प्रतिबिंब की दूरी, और प्लस 1 बटा u यानी वस्तु की दूरी, और ये u हमेशा माइनस में होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, आप इसे भूलिएगा मत। तो हमारा आगे है, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा
1 से कम होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मैंने आपको पहले बताया था और मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो हमारा आगे है रेखीय आवर्धन वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगा। जो रेखीय आवर्धन होते हैं वो वास्तविक और उल्टा होता है, जो उनका प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आइए, इतना ही था बस हमारा परावर्तन का प्रोसेस। और ये परावर्तन जो होता है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आपको पार्ट 2 परावर्तन समझ में नहीं आएगा। तो आप प्लीज़ जाके पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा और वो मेरे चैनल पे आपको दूसरे नंबर की वीडियो मिल जाएगी। तो आइए हम इसके अपवर्तन को पढ़ते हैं। तो अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश किरण होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कांच है की स्लब है और प्रकाश किरण है, वो कांच की स्लब में जब जाएगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी और फिर जब कांच से बाहर निकलेगी तो वो भी फिर से अपने पथ से विचलित हो जाएगी, तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। माध्यम के 2 भाग होते हैं, सघन और विरल। तो जो सघन माध्यम होता है वो जैसे आपका होता है कांच की स्लब हो गई ये, और आपका जल हो गया, ये एक सघन माध्यम है। और विरल माध्यम वो जैसे वायु हो गया, ये एक विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो धीमा चलती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज चलती है। अगर आपसे पूछे कि कांच और जल में से कौन सा सघन है और कौन सा विरल है, तो हमारा कांच सघन है और जल विरल है। तो हमारा आगे है कि अपवर्तन के कारण प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि देखो, जल में प्रकाश की चाल कांच के प्रकाश की चाल की अपेक्षा ज़्यादा तेज चलती है। तो माध्यम में परावर्तन के साथ प्रकाश की चाल में परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। यानी देखो, जब वो प्रकाश होते हैं, यानी मान लो जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो वायु से अगर जल में जाता है, तो जब वो वायु से जल में जाएगा तो जो उसकी चाल होगी वो वायु में तेज होगी और जल में धीमा होगी। तो जब वो जल में प्रवेश करेगा तो अपने रास्ते से विचलित हो जाएगा। तो एक माध्यम का खत्म होना, दूसरे माध्यम का शुरू होना सीमा पृष्ठ कहलाता है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाती है। तो देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ, जैसे ये है, ये अभिलंब है और प्रकाश किरण जो है ये विरल से आ रही है, लेकिन नहीं, ये सघन से आ रही है, लेकिन जब अपवर्तन होगा तो ये इससे दूर चली जाएगी, यानी ये ऐसे आ जाएगी। अगर यही विरल से आ रही होती तो ये अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आ जाती, यानी ये सघन में आ जाती। तो आई होप आपको विरल और सघन समझ में आ गया होगा। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। जैसे ये विरल है और जब यहाँ सघन में जाएगी तो ये अभिलंब के पास आ जाएगी। तो आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं और विचलित होने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यानी ये आपतित किरण है और जो विचलित हो गई ये अपवर्तित किरण कहलाती है। तो हमारा आगे है आपतित किरण अपवर्तन कोण बनाती है। अपवर्तन किरण अपवर्तन कोण बनाती है, यानी ये दोनों जो होती हैं ये एक कोण बना के आती हैं और एक कोण बना के जाती हैं। तो हमारा है अपवर्तन के नियम। तो जो होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और किन्हीं 2 पारदर्शी माध्यमों के लिए किसी एक रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह स्नेल का नियम है और ये स्नेल का जो सूत्र है साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। तो आपने साइन थीटा और साइन कोस थीटा आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा। तो साइन आई यानी आपतित एंगल और साइन आर यानी परावर्तित एंगल।
तो जो होता है तो ये 30, 45, 60, 90 इसी पे आती हैं और इसी पे जाती हैं। तो ये हमारा नियतांक है, यानी ये हमारा स्नेल का नियम है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। ये हमारा स्नेल का नियम है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो अविलंब से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती हैं। तो जो अविलंब से आने वाली प्रकाश किरणें होती है, जो सीधे आती हैं और वो कहीं विचलित नहीं होती, वो उसी पर वापस लौट जाती हैं, यानी उसी अविलंब पर वापस चली जाती हैं। तो आइए हम आगे। तो जो किरण विरल से सघन में और सघन से बाहर निकलती है तो उसे निर्गत किरण कहते हैं। यानी जो किरण है, अगर मान लीजिए आपके पास एक कांच की ग्लास है, तो जो किरण वायु से आई और ग्लास के उस जो ग्लास है उसमें गई और उसके बाद फिर से उस कांच से बाहर निकल गई, तो वो हमारा एक निर्गत किरण कहलाती है। तो नियतांक में अपवर्तनांक होता है, माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तनांक कहलाता है। नियतांक को हम n यानी u1 और से दर्शाते हैं। तो किसी माध्यम में प्रकाश कितनी वेग है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। जिस माध्यम में तो जो प्रकाश किरण होती है वो कितनी वेग से चलती है, यानी कितनी तेज चलती है, उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। जिस माध्यम में अपवर्तनांक ज़्यादा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, और जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो हमारा आगे है, जैसे मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए वो अपवर्तनांक है, तो मान लीजिए पानी है, उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, यानी उसकी जो चाल होगी वो कम हो जाएगी। और जो वायु है उसका अपवर्तनांक कम होता है तो उसमें प्रकाश की चाल होती है वो तेज होती है, और निर्वात में तो बिल्कुल ही तेज होती है। तो हमारा आगे है, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित करता है। तो यह जो होता है अपवर्तनांक का एक गुण होता है। तो देखो, तो जैसे जो मैंने आपको एक निर्वात है उसका मैंने आपको एक बताया था, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के रफ्तार से निर्वात में चलती है। आप इसे भूलिएगा नहीं, ये पेपर में पूछा जाता है और ये हर साल पेपर में आता है। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मेहनत से वीडियो बना के लाता हूँ। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब बनता ही है। तो मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।